वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में 16 और 17 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर विमेन्स टीम की घोषणा की है, बताएं कि निम्न में से इस टीम की कप्तान कौन है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और इसका आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपूर्वा कुमारी बिहार सीनियर विमेन्स टीम के कप्तान है। अगर हम वहीं पे बात करें उप कप्तान की तो अंशु अपूर्वा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, अंशु अपूर्वा उप कप्तान है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा, इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 13वां बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागलपुर में किया गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यह 13वां संस्करण था बिहार राज्य यानी कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का। तो ये भी हाल ही में भागलपुर में आयोजित हुआ। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में 13वां बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में किया गया। यह 13वीं राज्य स्तरीय पुरुष व महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर 2021 को भागलपुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 9 से 11 अक्टूबर 2021 को यह किया गया था। ये 13वां संस्करण था ये राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, इस प्रतियोगिता में रोहतास ने 9 पदक और सारण ने 14 पदक अपने नाम किया। देखिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि जो बिहार के प्रमुख जिले हैं उनकी सूची को यानी कि जो पदक तालिका है वो यहाँ पर ऐड किया जाए, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया और इसमें मैं असमर्थ रहा। मुझे कहीं पर ये सूची देखने को नहीं मिला। जब भी मैं जहाँ भी देखता था वहाँ पर रोहतास और सारण की ही चर्चा अधिक हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। हालांकि अगर आपको कहीं दिखे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 13वां बिहार राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का भी हाल ही में आयोजन हुआ है 9 से 11 अक्टूबर 2021 को भागलपुर में। चलिए इस चीज को यहां से याद रखिए। अब यहां पे हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न यह है कि बिहार सरकार अब सरकारी विद्यालयों में लैब व्यवस्था को लेकर निम्न में से किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है। यह प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी पटना के साथ अभी हाल ही में समझौता करने का फैसला किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको बता दूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने हाल ही में बिहार के सरकारी विद्यालयों में लैब व्यवस्था को लेकर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी पटना के साथ समझौता करने का फैसला किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने किया। हालांकि अभी ये मतलब कि समझौता हुआ नहीं है, लेकिन होने के कगार पर ये फैसला हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि इसके तहत सरकारी स्कूलों के पुराने लैब को अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जिस स्कूल में लैब व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं है तो ऐसे स्कूल में उच्च स्तरीय लैब का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए कि पहले चरण में राज्य के 50 आदर्श स्कूलों में यह काम पूरा होगा, जिसके बाद अगर यह सफलतापूर्वक लॉन्च होता है तो पूरे बिहार में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह फैसला किया गया है कि आईआईटी पटना के साथ इस संबंध में समझौता किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जजों की स्वीकृति अभी हाल ही में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 4 नामों पर अपनी स्वीकृति दे दी है और 14 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पटना हाईकोर्ट के वकील कोटे से संदीप कुमार, पुनेंद्रु सिंह, सत्यव्रत शर्मा और राजेश कुमार वर्मा को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पटना हाईकोर्ट की तो पटना हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पद जो है ये 53 है, लेकिन जिसमें से अगर बात करें तो जिसमें से मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 19 जज ही वर्तमान समय में कार्यरत है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जो टेलीग्राम पे हमारा क्विज होता था, जो कि क्विज बोर्ड के माध्यम से क्विज होता था, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इसे बंद कर दिया गया। जब से ये बीपीएससी मेकर ऐप हमारा लॉन्च हुआ तब से इसे बंद कर दिया गया है। और आप लोग बोल रहे थे सर इसे बंद क्यों किया गया। आपको बता दूं कि इस क्विज तो अब भी हो रहा है, लेकिन इसे अब ट्रांसफर कर दिया गया बीपीएससी मेकर ऐप पर। तो वहां पर जाकर के आप इसका लाभ ले पाएंगे और ये एकदम से निःशुल्क है। जिस प्रकार से टेलीग्राम पर निःशुल्क होता था वैसे ही यहाँ पर निःशुल्क है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, बीपीएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और यहाँ पर आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जाइए डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर ए नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए डी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान का उद्देश्य बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। अर्थात इस योजना की शुरुआत के बाद अब दिल्ली में आंगनबाड़ी बच्चों तक पहुंचकर उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के पोषण का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, जिसका नाम है आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आए दिनों दिल्ली संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा के बारे में, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से दिल्ली से बने हैं। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सभी को आप लोग रिवाइज करते रहिए। जो भी प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स आपको मिले हैं उससे आप लोग रिवाइज कीजिए, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और जो लोग अभी तक पीडीएफ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न हाल में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में पिछले 10 दिनों में बहुत सारे उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा करुपुर कलमकारी पेंटिंग और साथ ही साथ कल्ला कुरिची वुड नक्काशी। ये दोनों का भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोनों तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोनों नाम अटपटांग है, लेकिन दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है, दोनों तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, करुपुर कलमकारी पेंटिंग जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर आए दिनों जो मतलब कि जीआई टैग प्रदान किए गए हैं पिछले मतलब एक सप्ताह या फिर कह सकते हैं 10 दिनों के भीतर, उसमें से कुछ जो प्रमुख है यहाँ पर मैंने ऐड किया है। 2 पॉइंट यहाँ पे बने हैं, तो दोनों पॉइंट को यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर इसी में हमारा पहला है कि जबकि वाडा कॉलम जो कि चावल की एक किस्म है जो महाराष्ट्र से संबंधित है और इन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको ध्यान रखना, वाडा कॉलम महाराष्ट्र से संबंधित है और अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि चावल की एक प्रकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जुडीमा चिपा चावल से बनी चावल की एक शराब की किस्म है जो कि असम से संबंधित है और हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तमाम जानकारी याद रखिए। और साथ ही साथ एक और मैंने आपको बताया था जो कि प्याज, जो कि व्हाइट प्याज जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है और इसे अभी हाल ही में मतलब जीआई टैग दिया गया। और साथ ही साथ नागा खीरा जो कि नागालैंड से संबंधित है, उसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें जीआई टैग किस उत्पाद को दिया जाता है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि जीआई टैग उन उत्पाद को दिया जाता है कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जब कोई वस्तु प्रधान होती है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर उसकी मतलब बिक्री होती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, तो उस वस्तु को मतलब एक अलग पहचान देने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इस टैग के मिलने के बाद इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को याद रखना है। और बिहार से भी कई सारे उत्पाद को अभी तक जीआई टैग मिला है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन के खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है। तो आईपीएल के 14वें सीजन का खिताब अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस बारे में बता दूं कि इस वर्ष 2021 में आयोजित आईपीएल के 14वें सीजन का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में आईपीएल का 14वां सीजन समाप्त हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना है। तो इसे यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। और कई सारे पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यह चौथी बार है जब चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आईपीएल का खिताब जीता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये चौथी बार मतलब कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार ये आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम किया है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट पदक तालिका यानी कह सकते हैं कंप्लीट जो सूची है जो मतलब कि चैंपियंस की, उसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार,
कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक एक बार यह खिताब जीता है। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस ने जीता है और यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद द्वितीय स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने एक बार इस खिताब को जीता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पहला जो खिताब था 2008 में, ये आईपीएल का जो शुरुआत हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग की, तो 2008 में ये पहला संस्करण खेला गया था। तो 2008 का जो पहला विजेता था ये था हमारा राजस्थान रॉयल्स। तो ये यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब चर्चा हो रही है यहाँ पर आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में कुछ पॉइंट को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, उसे आप लोग यहाँ पर देखिए। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ये आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इस लीग की स्थापना यानी कि आईपीएल की जो स्थापना हुई थी 2008 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि वर्तमान चैंपियन जो है ये चेन्नई सुपर किंग, जो कि 4 खिताब अपने नाम कर चुकी है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें आईपीएल में 8 टीमें भाग लेती है। तो तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग भी हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हुए थे, आप यहाँ पर इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जनवरी 2021 में जो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप बना था, जो कि हमारे टीम के द्वारा इसे बनाया गया था, और तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया है। लेकिन टेलीग्राम पर क्या होता है कि जो भी पीडीएफ वगैरह सेंड किया जाता है, आप लोग से ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, इससे आपको भी परेशानी होती है और मुझे भी होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए बीपीएससी मेकर ऐप लॉन्च किया गया था और ये पिछले 10 दिनों से ये अच्छा खासा चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 5000 लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर जो जरूरी जानकारी यह है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने पेमेंट करके हमारा पेड ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं, टेलीग्राम से ऐप पर आ चुके हैं। तो उन लोगों को दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, उन लोगों को दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आपका प्लान जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका प्लान इनकेस एक्टिवेट नहीं होता है तो ऐसे में क्या करना, आपको हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वहां पर आपको कंप्लेन करना है और आपका प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी जो डेडलाइन है ये 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर से पहले ही आपको ये करना होगा। अगर 20 अक्टूबर के बाद आप करेंगे तो आपका प्लान एक्टिवेट नहीं होगा और आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 20 अक्टूबर का ही डेडलाइन सर क्यों दे रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो देखिए खुदरा तौर पे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि 200 लोग आज के कल कर दिए 400 लोग, तो ऐसे में दिक्कत क्या होता है, आप लोगों का प्लान एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देखिए, जो इस पर काम कर रहा है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सर 200-400 करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक बार है सबको बोलिए, सभी लोग जो इसमें हैं वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर ले और सभी का प्लान एक साथ ही एक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। जिस नंबर से आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेजा था उस नंबर से आपको यहां पर मतलब कि इसको ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। इनकेस अगर आपका नंबर डिफरेंट है या फिर नंबर आपका बंद हो चुका है, तो जो भी आपका कंप्लेन होगा वो व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें भेजेंगे, आपका जल्द से जल्द एक्टिव हो जाएगा। सभी लोगों का 20 अक्टूबर तक एक्टिव हो जाएगा और 20 अक्टूबर के बाद जो भी कंप्लेन आएगा उसका मतलब सुनवाई नहीं होगा। यहां पर मैं माफी चाहता हूं, 20 अक्टूबर ही इसका डेडलाइन है। 20 अक्टूबर से पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। अगर आपका कोई शिकायत है तो यहां पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप भेजेंगे, आपकी शिकायत का समाधान तुरंत हो जाएगा। और जो लोग पहली बार यहां पर आए हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके यहां पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर आपको ऐप पर मिल जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न अपनी आंखों से प्यार करो थीम के साथ हाल ही में 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस का जो नाम है यह है विश्व दृष्टि दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। और आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ष ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस वर्ष जो मनाया गया 2021 में ये 14 अक्टूबर को पड़ा है। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत सबसे पहले लायंस क्लब फाउंडेशन ने की थी और ये पहली बार 1990 में मनाया गया था, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो यहाँ पर इस दिवस का थीम है ये इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 2021 में विश्व दृष्टि दिवस की जो थीम है ये अपनी आंखों से प्यार करो, ये इसका थीम है 2021 का। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस से मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 अक्टूबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 13 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है
और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पिछले प्रश्न मैंने आपको बताया कि विश्व दृष्टि दिवस की जो मनाने की शुरुआत की गई थी लायंस क्लब के द्वारा 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जानकारी यहाँ से याद रखें। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण तथा आपदा जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का। अब यहाँ पे मैंने इस दिवस के थीम के बारे में इस पॉइंट में लिखा है कि इस वर्ष 2021 में इसकी थीम है विकासशील देशों के लिए अपने आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेज। ये इसका 2021 का ये मतलब कि थीम है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का। तो इसे भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 9 प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में चर्चे में रहा रेजरो क्रेटर निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष पिंड या फिर ग्रह में स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि रेजर क्रेटर मंगल से संबंधित है और यह मंगल की सतह पर शुष्क हवा से छत विछत क्रेटर के रूप में जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, यह बहुत ज्यादा अभी चर्चे में था। आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि यह मंगल की सतह पर शुष्क हवा से छत विछत क्रेटर के रूप में जाना जाता है। हालांकि नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा ली गई छवियों के पहले वैज्ञानिक विश्लेषण ने अब पुष्टि की है कि रेजरो क्रेटर एक शांत झील है। तो इस वजह से ये अभी चर्चे में था। आपको यहाँ से जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, ये दोनों को यहाँ से आप याद रखिए, मंगल ग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा अमोरिया थोरे निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्री घोंघा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि अमोरिया समुद्री घोंघे की एक प्रजाति है और यह एक शिकारी जीव है। यहाँ पर मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा कि यह शिकारी जीव ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के आसपास तटवर्ती और अपतटीय जल में तथा इसकी कुछ प्रजातियां दक्षिणी इंडोनेशिया के जलीय क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि इनका जो निवास स्थान है ये आपको ध्यान रखना, यह शिकारी जीव ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और साथ ही साथ इंडोनेशिया के जलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट को लिखा कि अमोरिया थोरे एक दुर्लभ प्रजाति है और वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका एक जीवित नमूना नहीं देखा है, यानी कि जो भी देखा गया है, जो भी मतलब प्राप्त हुआ है, ये मृत नमूना ही पाया गया और इसकी खोज हुई है। जो आपको ध्यान रखना, जीवित नमूना अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं देखा और इसका राइट आंसर जो होगा अमोरिया थोरे, ये आपको ध्यान रखना समुद्री घोंघे की प्रजाति है। और इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश के वेस्टबुरी गुफा में हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की वेस्टबरी गुफा में हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म की खोज हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किया गया है और ये हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो कि लगभग 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये यूरोप की प्रजाति थी जो कि 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर पृथ्वी पर विद्यमान थी। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रजाति आधुनिक अफ्रीकी हिप्पो से काफ़ी बड़ी है, जिसका वजन लगभग 3 टन था और यह जलीय आवासों पर अधिक निर्भर रहते थे। तो ये भी ध्यान रखना आपको, ये मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के वेस्टबरी गुफा में हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये भी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की है और इस योजना की शुरुआत गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए की गई है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत ड्रोन मैपिंग से हर गांव और शहर के नक्शे तैयार किए गए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत गांव और शहर के रेड लाइन यानी कि लाल लकीर के भीतर रहने वाले जो मतलब कि लोग हैं उनको मालिकाना हक देने के लिए ही इसे शुरू किया गया है। और यहाँ पे चर्चा हो रही है पंजाब की, तो पंजाब के बारे में बता दूं कि पंजाब की जो स्थापना हुई थी ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है चंडीगढ़ है। और वर्तमान में जो यहाँ पे देखिए गवर्नर छूट गया है, तो वर्तमान गवर्नर की अगर हम बात करें तो यह बनवारी लाल पुरोहित, साथ ही साथ यहाँ पे बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की तो यह चरणजीत सिंह चन्नी और ये यहाँ पे पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री है, ये भी ध्यान रखें। और हाल ही में यह मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे और इस बारे में मैंने आपको जानकारी भी दिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि अलेक्जेंडर सालेनबर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज के पद से इस्तीफा के बाद ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को बनाया गया है और इससे पहले अलेक्जेंडर सालेनबर्ग यहाँ के विदेश मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और वर्तमान जो राष्ट्रपति है यह है अलेक्जेंडर वान डर वेलेन, जिन्होंने अभी हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को नए राष्ट्र मतलब चांसलर
उम्मीदवार की शपथ दिलाई है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की रेणु कुमारी यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात और भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय सौंपा गया है। इसकी जानकारी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स हमारा पढ़ना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। जाइए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, बीपीएससी मेकर ऐप को, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे जो भी फीचर है उसका आप लोग वहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।